नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। मन की बात में पीएम मोदी ने की महाकुंभ पर चर्चा, बताया एकता का महाकुंभ। बोले जात पात ऊंच नीच से अलग लोग एक साथ पवित्र संगम में करते हैं स्नान। केजरीवाल ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, सफाई कर्मचारियों की आवाज का उठाया मुद्दा, तो सीएम आतिशी और संजय सिंह ने बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप। राहुल गांधी की बढ़ गई मुश्किलें, बयान के खिलाफ असम में दर्ज हुई एफआईआर। 3 दिन पहले कहा था हम भाजपा, आरएसएस और इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ रहे हैं। बांग्लादेशी निकला सैफ अली खान पर हमले का आरोपी, गिरफ्तारी के बाद मुंबई पुलिस ने की कई बड़े खुलासे, कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। कल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पद और गोपनीयता की लेंगे शपथ, जयशंकर समेत दिग्गज मेहमान शपथ के बनेंगे साक्षी। यूएस में पारा -11, ट्रंप बोले गर्म कपड़े पहने। सबसे पहली खबर में बात पीएम मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि यह सामाजिक समरसता का ऐसा संगम जो कि एकता का महाकुंभ है। वो संगम है जहां जात पात ऊंच नीच से अलग लोग एक दूसरे के साथ पवित्र संगम में स्नान करते हैं और भंडारों में शामिल होकर प्रसाद भी ग्रहण करते हैं। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पेस सेक्टर, स्टार्टअप इंडिया, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के वर्जिन कोकोनट ऑयल, हाथी और बंधुआ टाइगर रिजर्व पर भी बात की। इसके अलावा उन्होंने गणतंत्र दिवस को लेकर बात करते हुए कहा कि संविधान सभा के दौरान अलग अलग विषयों पर अनेक चर्चाएं हुई थी, वे सभी हमारी धरोहर है। साथ ही कहा कि इस बार का गणतंत्र दिवस बहुत ही विशेष होने वाला है। इस बार का गणतंत्र दिवस बहुत ही विशेष होने वाला है। महाकुंभ पर भी चर्चा, कई मुद्दों पर चर्चा की आज भी। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने आज बताया कि देश का युवा किस तरीके से बदल गया है। सबसे बड़ी चीज और बहुत रिमार्केबल बात उन्होंने कही। पहले कुंभ मेला में या कुंभ स्नान के दौरान कौन लोग जाते थे? युवाओं का पार्टिसिपेशन बड़ा ही कम होता था। कारण ये कि इस तरह का इकोसिस्टम, उस तरह की पढ़ाई, उस तरह का वातावरण क्रिएट होता था। लोगों को लगता था कोई मेला है, पुराने लोग, जो लोग जिंदगी से थक हार गए हैं, बड़े बुजुर्ग, वो जाते हैं। इस बार महाकुंभ में यूथ ज्यादा नजर आ रहा है। ये बहुत ही रिमार्केबल बात उन्होंने कही और उन्होंने एक और हिंट दिया, जो आगे आने वाले समय में इन जगहों पे भी बिल्कुल ही एक वैश्विक स्तर पे कार्यक्रम होगा। ये संकेत आज प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है। एक जिक्र किया उन्होंने पुष्कर मेले का, और दूसरा जिसके लिए ममता बनर्जी छटपटा रही थी कि गंगा सागर में, तो आप ये समझिए कि सनातन का प्रचार प्रसार, इन सब चीजों के ऊपर पिछली सरकारें इतना महत्व नहीं देती थी, जबकि ये सब इतने पॉपुलर पर्व थे। और प्रधानमंत्री मोदी ने ये हिंदू पर्व त्योहारों को, इस तरह के आयोजनों को युवाओं से जोड़ा है। ये तो बहुत बड़ी चीज आज हो गई है। प्लस उन्होंने बताया कि गणतंत्र दिवस इस बार का बड़ा स्पेशल होने वाला है, तो हम लोग को भी इंतजार है। वैसे भी गणतंत्र जो है, गणतंत्र दिवस देश के लिए हमेशा बढ़िया ही होता है जी। वहीं दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले सभी दल चुनाव प्रचार में जुटे हुए। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को एक चिट्ठी और लिखी है। अपनी चिट्ठी में उन्होंने सफाई कर्मचारियों के आवास का मुद्दा उठाया है और कहा है कि सफाई कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद सरकारी आवास खाली करना पड़ता है। इसके बाद वो खुद का घर नहीं खरीद पाते। केजरीवाल ने पत्र के माध्यम से ऐसे लोगों के लिए जमीन की मांग की है जिस पर आप सरकार आवास बना सके। तो वहीं दूसरी तरफ सीएम आतिशी ने दावा किया है कि हार की बौखलाहट में बीजेपी केजरीवाल की हत्या करवाना चाहती है। वहीं प्रवेश वर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि केजरीवाल की गाड़ी ने नई दिल्ली के मतदाताओं को टक्कर मारी। पूर्व सीएम के इशारे पर तीनों कार्यकर्ताओं पर गाड़ी चढ़ा दी गई। वो पहले मतदाता को चोट पहुंचाते हैं, फिर पथराव का रोना रोते हैं। इतनी ज्यादा बेचैनी क्यों है आम आदमी पार्टी? बेचैनी इसलिए कि इस बार बहुत ही कमजोर विकेट पे खेल रहे हैं अरविंद केजरीवाल। उनको साफ साफ दिख रहा है कि वो चुनाव हारने वाले हैं, और इसलिए अलग अलग वोटर्स को लेकर के वो अलग अलग घोषणाएं कर रहे हैं, झूठे वादे कर रहे हैं,
जिसको मालूम है कि वो पूरा नहीं कर सकते। ये सारे के सारे वादे हवा हवाई हैं। आज क्या शगुफा छेड़ दिया, हमें जमीन दीजिए, घर हम बनाएंगे। अच्छा, सरकार जमीन दे ही देगी तो घर बनाने का काम केंद्र सरकार नहीं करेगी। जमीन देगी केंद्र सरकार, जमीन देंगे मोदी और नाम तुम्हारा चमकेगा। ये किस तरह की बातें हो रही है? सफाई कर्मचारी को आपने परमानेंट किया क्या इस बार? कितने सफाई कर्मचारियों को आपने नौकरी में बहाल नहीं किया? वो अभी भी बिल्कुल दिहाड़ी पे काम कर रहे हैं। ठेकेदारों के जरिए सफाई कर्मचारियों का चयन हो रहा है, 10 तरह का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। उनके बारे में तो आपने कभी बताया नहीं। तो अरविंद केजरीवाल की राजनीति इस बार अच्छे तरीके से एक्सपोज हुई है। आप दिल्ली की सड़कों पे जाएं, लोग सीधे सीधे कहते भाई कोई फ्री नहीं चाहिए। फ्री का शगुफा चल नहीं रहा है। तो कभी घर का, तो कभी पास का, कभी मेट्रो का, ये सब दाव खेल रहे हैं वो। दिक्कत क्या है कि हर बार कुछ इस तरह के बवाल में फंसते हैं। तो करीब 50 बार आम आदमी पार्टी वालों ने केजरीवाल की हत्या करा दी है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। कुछ भी होता है, केजरीवाल की हत्या, केजरीवाल की हत्या कोई पहली बार थोड़ी है। पत्थर जिसने मारा उसके खिलाफ एफआईआर कीजिए। गाड़ी पे तो लगी नहीं, चोट तो आई नहीं। और अगर सिक्योरिटी में चूक हो रही है तो ये जो आप साथ में 40-40 बॉडीगार्ड लेकर के चल रहे हो, दिल्ली पुलिस वाले भी, पंजाब पुलिस वाले भी, हाँ, तो अकाउंटेबिलिटी तो उनकी है, उनको सतर्क रहना पड़ेगा। कहानी कुछ और थी, आपने कुछ और ट्विस्ट कर दिया। भाई एफआईआर दर्ज हो रहा है, लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि भाई गाड़ी आपने चढ़ा दी। प्रवेश वर्मा तो साफ साफ कह रहे हैं कि भाई वो लोग गाड़ी के सामने प्रोटेस्ट करने के लिए आए कुछ लोग। केजरीवाल ने इशारा किया भाई कुचल डालो, और आप कुचल करके आगे निकल जाते हो। तो ये किस तरह की राजनीति हो रही है? केजरीवाल सिर्फ मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने आप को हाईलाइट करने में, खबरों में बने रहने के लिए। देखिए किस तरह से मीडिया ने कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल गायब कर दिया है। आपने कोई रिपोर्ट देखी जिसमें अलका लांबा किस तरह से कैंपेन कर रही है, वो नजर आ रहा हो? या कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े बड़े उम्मीदवार, उनके कैंपेन के ऊपर रिपोर्टिंग आपने देखी? नहीं देखी। क्यों? क्योंकि मीडिया ने ठेका ले रखा है केजरीवाल को चुनाव जिताने का। जी, इस खबर में बात राहुल गांधी की। राहुल गांधी के खिलाफ गुवाहाटी के पान बाजार पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि राहुल ने भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले बयान दिए। बीएनएस की धारा 152 के तहत इसे गैर जमानती अपराध की कैटेगरी में रखा गया है। दरअसल राहुल ने 15 जनवरी को कांग्रेस पार्टी मुख्यालय में उद्घाटन में कहा था कि भाजपा आरएसएस ने हर संस्था पर कब्जा कर लिया है, अब हम बीजेपी, आरएसएस और इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं। राहुल के बयान पर हिंदू सेना ने भी दिल्ली पुलिस कमिश्नर को शिकायत दी थी, जिसमें लिखा था कि राहुल देश विरोधी बयान के लिए उन पर एक्शन लिया जाए। अब फिर से एफआईआर दर्ज हुई है, क्या मुश्किल? देखिए एफआईआर तो दर्ज होना ही था, और अभी तो शुरुआत है, और भी जगहों पर एफआईआर दर्ज होगा। क्यों? क्योंकि प्रिसाइसली इस तरह के क्राइम को जो दंड संहिता है 147 से लेकर के 158 तक, चैप्टर 7, इसी चीज को डील करता है, जिसमें गैर जमानती अपराध माना जाता है कि जब आप देश विरोधी इंडियन स्टेट के खिलाफ और इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ कोई इस तरह का काम करते हैं या प्लान करते हैं या भारत के खिलाफ जंग छेड़ने वाले की मदद करते हैं, आप सिर्फ प्लान ही कर लेते हैं तो भी गैर जमानती धाराएं आपके ऊपर वो लाजमी हो जाती है। तो एफआईआर दर्ज हुआ है। एफआईआर इसलिए दर्ज हुआ क्योंकि यहां तक तो बात समझ में आती है कि आप प्रधानमंत्री मोदी से लड़ रहे हैं, बीजेपी से लड़ रहे हैं, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उस क्षेत्र में हैं। आरएसएस की विचारधारा से लड़ रहे हैं, चलिए ये भी एक जगह पे सही है क्योंकि आप विपक्ष में हैं, लेकिन इंडियन स्टेट के खिलाफ आप लड़ रहे हो, तो इसका मतलब तो आइदर राहुल गांधी को इंडियन स्टेट का मतलब नहीं मालूम है,
इंडियन स्टेट में तो वो खुद भी आते हैं। इंडियन स्टेट से लड़ना है तो लीडर ऑफ अपोजिशन त्याग दीजिए। आप सांसद जो आप बने हुए हैं, आप वहां से इस्तीफा दे दीजिए। आपने एक ही सेंटेंस में हिंदुस्तान के तमाम इंस्टीट्यूशंस, यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ के सुप्रीम कोर्ट, यहाँ की आर्मी, यहाँ की पुलिस, यहाँ के पैरामिलिट्री फोर्सेस, इन सब से आपने युद्ध का यलगार कर दिया। ये अक्षम्य अपराध राहुल गांधी से हो गई है। जी। और अब बात सैफ अली खान की। सैफ अली खान पर 15 जनवरी को हमला हुआ था। इस मामले में मुंबई पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने आरोपी को मुंबई के थाने से गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ के बाद कई बड़े खुलासे भी किए हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपी बांग्लादेश का है। वो अवैध रूप से भारत में घुसा। उसके पास कोई वैध भारतीय दस्तावेज नहीं था। जो भी चीजें थी उनका बांग्लादेशी कनेक्शन है। आरोपी सैफ अली खान के सदगुरु शरण बिल्डिंग में स्थित अपार्टमेंट में चोरी के इरादे से घुसा था। आरोपी 6 महीने पहले मुंबई आया था। वो आसपास के इलाकों में रहा, बाद में वो वापस चला गया। फिलहाल हमलावर को कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा है। अब ये कैसा खुलासा किया है मुंबई पुलिस? देखिए, मुझे तो लग रहा है कि ये बांग्लादेशियों का इशू जो है वो अब सिर के ऊपर जा रहा है। एक फिल्म स्टार के घर में वो घुस जाता है, इस तरह से हमले करता है, तो वो आया कैसे, हिंदुस्तान में रहा कैसे, कौन लोग इसकी मदद कर रहे थे? ये काम अकेले का नहीं है, किसी ने रेकी किया होगा। वो किस तरीके से पूरी सीसीटीवी कैमरे से बचते बचाते वो उस घर में घुस जाता है। सिर्फ चोरी करना उसका ध्येय था या कुछ और करने के लिए गया? कई सारे सवाल हैं, लेकिन एक सवाल तो बिल्कुल जिसके ऊपर हर पॉलिटिकल पार्टी को अब सोचना पड़ जाएगा, क्योंकि ये मामला सैफ अली खान का है, तो फिर ये पूछा जाएगा ये बांग्लादेशियों को किस तरीके से हम बर्दाश्त करें। इस घटना के बाद केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार, चुन चुन के इन बांग्लादेशियों को वापस भेजने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये तो बांग्लादेशी है, पता नहीं ये रोहिंग्या हो, ये जहां है वहां इस तरह के क्राइम में शामिल हैं। देश भर में कोई पहली बार ये सारी चीजें नहीं हो रही है, लेकिन हिंदुस्तान का एक सेकुलर गैंग है, कांग्रेसी इकोसिस्टम है कि चूंकि ये मुसलमान निकल आया, बांग्लादेशी निकल आया, अब इसको लेकर के कोई कार्रवाई होगी। ये सारे टुकड़े टुकड़े गैंग वाले, राहुल गांधी के चट्टे बट्टे, वो उसके अधिकार और उसको बचाने के लिए कूद पड़ेंगे। जी। आखिरी खबर में बात ट्रंप के शपथ ग्रहण की। अमेरिका में कल यानी 20 जनवरी को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। इससे पहले देश में कड़ाके की ठंड के कारण जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। यही कारण है कि शपथ ग्रहण 40 साल बाद कैपिटल रोटुंडा में कराया जाएगा। विदेशी मेहमानों और हाई प्रोफाइल लोगों की मौजूदगी को देखते हुए अभूतपूर्व सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं। इस समारोह में भारत से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर समेत कई मेहमान शामिल होंगे। फिल्म, मनोरंजन और संगीत जगत के सितारों की महफिल भी सजेगी। कल बड़ा ही भव्य कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। भव्य नहीं, कल ऐतिहासिक दिन है। 2-3 चीजें जो गर्व करने की बात होगी। कल आप देखेंगे कि जो नई सरकार बन रही है उसके बहुत अहम किरदारों में भारतीय मूल के लोग अमेरिका के इस नई सरकार में शामिल होंगे। तो पहली चीज तो ये। दूसरी चीज जिसको लेकर के पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ है, इन्होंने अपने उद्घाटन समारोह में ही ये अपनी नीति, अपनी दिशा उसको क्लियर कर दिया। चुन चुन के एंटी लेफ्ट, एंटी जिहाद, एंटी चाइना लीडर्स को वहां पे बुलाया गया है। चुन चुन के जितने भी, जिसको कह सकते हैं कि राइट विंग लीडर्स हैं पूरी दुनिया में, अलग अलग देशों में, उनको बुलाया गया है। भारत से भी इनविटेशन आया था प्रधानमंत्री मोदी को।
लेकिन जा रहे हैं विदेश मंत्री। कल जो जानकारी मिल रही है वो ये कि पहले ही दिन डोनाल्ड ट्रंप बड़े बड़े फैसले लेने वाले हैं, ऐसे ऐसे फैसले जिससे पूरी दुनिया में हाहाकार मचने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।